नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके 901 पेपर की मैराथन क्लास एक और स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी हम आपकी एक मैराथन क्लास करा चुके हैं, उसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कराए थे। आज की क्लास में दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर कराएंगे। तो आपकी जो सब्जेक्ट नाम रहता है वो रहता है संज्ञान, अधिगम और बाल विकास। MP टेलर्ड आपकी मुख्य परीक्षा 2026 यानी द्वितीय वर्ष वालों की क्लास रहेगी ये। तो आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे 901 वाले में, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए याद करना है, तभी आप इन्हें कर पाएंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जानकारी दे देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। अगर आप MP टेलर्ड ऑल सब्जेक्ट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। इससे क्या है, आप नोट्स हम क्या है पहले ही डाल देते हैं सभी स्टूडेंट को जिन्होंने नोट्स परचेज कर रखे हैं, ये क्लास वाले और भी उसमें और नोट्स हैं एक्स्ट्रा। तो क्लासेस बाद में आती हैं, नोट्स पहले आ जाते हैं। तो आप नोट्स पढ़ोगे एक बार दो बार, फिर उसके बाद क्लासेस आती हैं तो आप क्लासेस देखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ऐसे आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से पैसे खर्च करें और आप नोट्स परचेज कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81। क्लास को लाइक करो सभी स्टूडेंट, अभी लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज ही क्लास में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज ही क्लास का। तो ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। तो आपको ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखेंगे, ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जो ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसे क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी मुख्य विशेषताएँ देखेंगे। इसमें जो मुख्य विशेषताएं, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ब्रूनर ने सीखने की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ब्रूनर ने सीखने की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? पहली अवस्था आपकी क्रियात्मक अवस्था बताई है, जिसमें वस्तुओं को छूकर या करके सीखना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिमा अवस्था यानी कि चित्र मानसिक छवि से सीखना होता है। फिर उसके बाद आपकी प्रतीकात्मक अवस्था आती है, जो भाषा या शब्दों से सीखना होता है, ठीक है। क्लियर, 3 अवस्थाएं बताई हैं सीखने की, किसने? ब्रूनर ने। ध्यान रखेंगे जी, छोटे वाले क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है आपसे एक एक नंबर के में। उसके बाद दूसरी विशेषता इसकी देखें, खोज द्वारा अधिगम, यानी कि बच्चा स्वयं खोज कर सीखता है। इसमें सर्पिल पाठ्यक्रम यानी एक ही विषय को बार बार गहराई से पढ़ाना होता है। अंतर्दृष्टि पर बल, यानी रटने की बजाय समझकर सिखाना चाहिए। और पूर्व ज्ञान का महत्व यानी न्याय ज्ञान, यानी कि नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जोड़ा जाता है इसमें, और बच्चा सक्रिय भागीदारी होता है यह सीखने में, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझते हुए ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रूनर का, ये ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है। जो ब्रूनर का सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या योगदान है वो आपको बताना है, ठीक है। तो शिक्षा में ब्रूनर के सिद्धांत का योगदान है, आपको यहाँ पे लिखना है। कुछ पॉइंट के माध्यम से ही समझाएंगे। पाठ्यक्रम निर्माण, यानी कि सर्पिल पाठ्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें विषय को हर कक्षा में गहराई से पढ़ाया जाता है। उसके बाद दूसरा खोज विधि, यानी शिक्षक बच्चों को स्वयं खोजने के अवसर देते हैं, जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग करना, ठीक है। तीसरा योगदान इसका बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चे की रुचि और योगदान के लिए योग्यता के अनुसार शिक्षा है इसमें, ठीक है। बच्चों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा। उसके बाद शिक्षण विधि, यानी क्रियात्मक, दृश्य और प्रतीकात्मक विधियों का उपयोग किया गया है इसमें। प्रेरणा, यानी बच्चे को सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा देना होता है। मूल्यांकन, यानी कि रटने की वजह समझकर मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास की मान्यताएं क्या हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास की मान्यता क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक विकास की मान्यताएं देखेंगे। तो यहाँ पे यह सिद्धांत किसका है, ये सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है।
ये सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इसकी प्रमुख जो मान्यताएं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। सबसे पहले सामाजिक अंत्यक्रिया, यानी बच्चा दूसरों के साथ मिलकर सीखता है। इसमें जैसे उदाहरण पे देखें, माता पिता, शिक्षक, मित्र से सीखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखें, भाषा का महत्व। भाषा का महत्व यानी भाषा सोचने और सीखने का प्रमुख साधन होता है। जीपीडी यानी कि निकटस्थ विकास क्षेत्र, यानी बच्चा अकेले जितना सीख सकता है सहायता से उससे अधिक सीखता है, ठीक है। आप जैसे अकेले सीख सकते हैं, अगर आपको किसी की मदद मिलती है तो आप ज़्यादा सीख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखें, सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि संस्कृति बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे इसका फोल्डिंग यानी कि मचान, यानी शिक्षक बच्चों को सहारा देकर सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे सहारा हटा लेते हैं, ठीक है। विकास पहले सामाजिक फिर व्यक्तिगत होता है। विकास पहले सामाजिक और फिर कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, ठीक है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जाते हैं 901 पेपर में, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करना है, बस आप क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस के लिए लाइक से आपके ये होगा कि और बच्चों तक ये क्लास पहुंचेगी। तो आप लाइक करें, कोई भी बच्चा बिना लाइक के नहीं रहेगा, ठीक है। लाइक करो सभी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और यहाँ पे जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चे की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच क्षेत्र। इसका अपलोडिंग यानी शिक्षक या माता पिता द्वारा जरूरी सहायता देना होता है। तीसरा देखें, भाषा और विचार का संबंध, यानी पहले भाषा आती है फिर विचार विकसित होते हैं, ठीक है। चौथी विशेषता देखें, सामाजिक अधिगम, यानी सीखना सामाजिक वातावरण में होता है। सांस्कृतिक वातावरण यानी भाषा, संख्याएं, चिन्ह आदि सीखने के साधन होते हैं। सहयोगात्मक शिक्षा यानी कि समूह में मिलकर सीखना क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के कार्य लिखिए। तो मस्तिष्क के आपको क्या लिखने हैं? कार्य लिखने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क के कार्य, यहाँ पे सारणी के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले तो मानव मस्तिष्क के प्रमुख कार्य होते हैं, भाग ये इधर लिखे हुए हैं और कार्य इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो सेरेब्रम भाग होता है उसमें सोचना, याद करना और निर्णय लेना होता है, ठीक है। उसके बाद सेरेबेलम आता है, उसमें शारीरिक संतुलन बनाना होता है। और मेंडुला यानी कि श्वास, हृदय गति नियंत्रण करना होता है, ठीक है। ये मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तो तीनों के अपने अपने कार्य होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सामान्य कार्य भी देख सकते हैं। संवेदना, ग्रहण यानी आँख, कान, नाक से सूचना लेना। स्मृति यानी बातों को याद रखना। चिंतन यानी सोचना और समझना होता है। भाषा यानी बोलना और समझना। भावना यानी खुशी, दुख, डर महसूस करना। और शारीरिक नियंत्रण यानी चलना, बोलना, लिखना। और सीखना यानी कि नई जानकारी ग्रहण करना, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको याद करना है, समझना है, रटना नहीं है किसी भी पॉइंट को, ठीक है। आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसके आंसर को समझते हुए याद करना है, तभी आप लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। सूचना प्रक्रम के चरण लिखिए। सूचना प्रक्रम के चरण आपको लिखने हैं। तो सूचना जो प्रक्रम होता है तो उसके जो चरण है, जो पद है यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला इनपुट या ग्रहण करना, ठीक है। तो इंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करना यानी कि देखना या सुनना, ठीक है। उसके बाद संवेदी स्मृति, सूचना कुछ सेकंड के लिए रहती है। संवेदी स्मृति में क्या होता है? सूचना कुछ सेकंड के लिए रहती है। उसके बाद ध्यान यानी कि महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान देना होता है। अल्पकालिक स्मृति यानी कि थोड़े समय के लिए सूचना रखना होता है। कोडिंग यानी कि सूचना को समझकर संग्रहित करना होता है। दीर्घकालीन स्मृति यानी कि सूचना को स्थायी रूप से याद रखना होता है। पुनः प्राप्ति यानी जरूरत पर याद करना। और आउटपुट यानी उत्तर देना या व्यवहार करना, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं आराम से। ये क्या है? सूचना प्रक्रम के चरण है, आप इनको अच्छे से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण कौशल का महत्व लिखिए।
श्रवण कौशल का महत्व लिखिए। तो आपको श्रवण कौशल यानी कि सुनने का जो कौशल है उसका महत्व लिखना है कि सुनने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपको। तो श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल का महत्व देखेंगे, ठीक है। सुनने के आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा होता है सीखने का आधार, ठीक है। सीखने का आधार है सुनकर ही बच्चा पहली बार भाषा सीखता है। एक तो ये फ़ायदा होता है आपको, ये महत्व सुनने का, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति यानी कि शिक्षक की बात ध्यान से सुनकर ज्ञान मिलता है। शिक्षक की बात ध्यान से सुनकर क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। उसके बाद संप्रेषण में सहायता मिलती है। संप्रेषण में सहायक यानी अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बनता है। जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा बोल भी सकता है, ठीक है। एकाग्रता बढ़ती है यानी ध्यान से सुनने से मन एकाग्रत होता है, ठीक है, एकाग्र होता है। आपसी संबंध है, दूसरों की बात सुनने से संबंध कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। समस्या समाधान यानी कि समस्या को ध्यान से सुनकर हल निकाला जा सकता है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समस्या का हल कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्मृति विकास यानी सुनी हुई बातें याद रहती हैं। परीक्षा में सफलता यानी कक्षा में ध्यान से सुनने वाले छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। जैसे अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कारक बताइए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आपको कारक बताने, यह सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहला अवलोकन यानी कि दूसरों को देखकर सीखना होता है। यानी उदाहरण देके बच्चा माँ को खाना बनाते देखकर सीखता है, ठीक है। उसके बाद अनुकरण यानी दूसरों की नकल करके सीखना होता है। मॉडलिंग यानी कि आदर्श व्यक्ति को देखकर व्यवहार अपनाना होता है। ध्यान यानी कि मॉडल पर ध्यान देना जरूरी है। धारण यानी कि देखी बात को याद रखना है। पुनरुत्पादन यानी कि याद की बात को दोहराना है, ठीक है। जो याद की गई बात है उसको क्या करना है, दोहराना है। उसके बाद प्रेरणा यानी कि सीखने की इच्छा शक्ति होती है। पुरस्कार या दंड व्यवहार को दोहराने या बंद करने में सहायक होता है, ठीक है। पुरस्कार या दंड, अगर दंड मिलेगा तो आप उसको दोहराना बंद कर देंगे, अगर आपको पुरस्कार मिलता है तो आप उसे दोहराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन के प्रकार लिखिए। चिंतन के आपको प्रकार लिखने, तो चिंतन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है यानी वस्तुओं को देखकर सोचना होता है। इसमें जी छोटे बच्चों का होता है, जी छोटे बच्चे, ठीक है। दूसरा प्रत्यात्मक चिंतन यानी कि अमूर्त विचारों से सोचना होता है, जैसे न्याय स्वतंत्रता के बारे में सोचना, ठीक है। तीसरा तार्किक चिंतन यानी कारण परिणाम के आधार पर सोचना होता है। सृजनात्मक चिंतन यानी नई और मौलिक सोच रहती है, जैसे वैज्ञानिक और आविष्कार वगैरह, ठीक है। पांचवा देखें यानी कि आलोचनात्मक चिंतन, किसी बात की जांच परख या करके सोचना होता है। अभिसारी चिंतन यानी एक ही उत्तर की ओर सोचना। आप अपसारी चिंतन यानी अनेक उत्तरों की संभावना सोचना। देखो अभिसारी और अपसारी में अंतर भी पूछ लेता है आपसे, यानी अभिसारी वो होता है जो एक सही उत्तर की ओर सोचना होता है एक ही में, और अपसारी में अनेक उत्तरों की संभावना सोचना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप नोट्स परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जो भी स्टूडेंट है नोट्स लेना चाहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अच्छी तैयारी के लिए, तो वो नोट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है अपने फ़ोन में पर्सनली, और आप क्लासेस में आपको टाइम भी लग सकता है, तो नोट्स भी देखें और क्लासेस भी देखें। नोट्स आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स और ये क्लासेस देखोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो नोट्स के लिए आप नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और नोट्स परचेस कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ये आपकी लास्ट साल है, तो आप लास्ट साल में अच्छी परसेंटेज बनाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन के उपकरण लिखिए। तो चिंतन के उपकरण, चिंतन यानी कि सोचना होता है, मैं आपको बता दूं, चिंतन यानी कि थिंकिंग, ठीक है। तो चिंतन के आपको उपकरण लिखने हैं। तो क्लास को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं कर रहे भाई, लाइक करो। तो आप लाइक करोगे तो आप और बच्चों का भला करेंगे, जैसे हम आपका कर रहे हैं, तो आप भी और बच्चों का भला करो। अच्छा करने से हमेशा अच्छा ही होता है, बस इतना ध्यान रखें। जैसे हम आपके लिए इतनी मेहनत करके क्लासेस लेके आ रहे हैं, हम रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, आपके लिए नोट तैयार करते हैं, क्वेश्चन आंसर निकालते हैं, उसके बाद बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके आपके लिए नोट्स क्लास तैयार होते हैं।
तो आप क्या है, आप इस क्लास को लाइक नहीं कर सकते, एक प्यारी सी कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपकी एक लाइक इस वीडियो को आगे पहुंचाएगी और बच्चों तक। तो आपका तो भला हो रहा ही है और बच्चों का भी भला कीजिए, ठीक है। अच्छा करने से अच्छा ही होता है। बस इतना देखें, सभी अच्छे नंबर से पास होंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और क्लास को लाइक करके रखें, ठीक है। और भी आगे न्यू नेक्स्ट क्लासेस के लिए तो यहाँ पे हम देखते हैं भाषा यानी कि सोचने के बारे में हम पढ़ रहे थे। थिंकिंग यानी कि भाषा यानी सोचने का सबसे सबसे प्रमुख साधन होता है वो भाषा होता है, ठीक है। भाषा के बिना सोचना क्या होता है, कठिन होता है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं, तो आप किस प्रकार से सोचेंगे, नहीं सोच पाएंगे। तो भाषा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा देखें यहाँ पे प्रत्यय या संप्रत्यय यानी कि चीज़ों को वर्गों में बांटना होता है। जैसे कि फल एक प्रत्यय, ठीक है। प्रतिमा या चित्र यानी कि मन में चित्र बनाकर सोचना। प्रतिमा या चित्र यानी मन में आप सोच रहे हैं यार मुझे सेब खाना है, नहीं मुझे तो ग्वालियर जाना है, तो ग्वालियर की चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। नहीं मुझे सेब खाना है तो एप्पल यानी कि सेब आपके सामने आ जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ सेब वाला चित्र देख के आप सोच रहे हैं, ठीक है। यानी आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखें, प्रतीक यानी गणित के चिन्ह। जैसे आप देख सकते हैं प्लस माइनस इंटू से सोचना होता है। नियम और सिद्धांत यानी कि पहले से सीखे नियमों का उपयोग करना होता है। अनुभव यानी पूर्व अनुभव सोचने में क्या होता है, मदद करता है, ठीक है। यानी कि पहले जो आपको ज्ञान है वो सोचने में आपको क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम कठिनाइयाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अधिगम कठिनाइयों के बारे में आपको बताना, ये कई बार पूछी जाती है। डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया। उदाहरण देकर बी और डी में अंतर ना कर पाना, ठीक है। डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई होती है, ये पूछा जाता है, आवाज़ साधन में भी पूछा जाता है और एक वाक्य में लिखने के लिए भी, 2 नंबर में लिखने के लिए पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई होती है। उदाहरण देख सकते हैं आप, बी और डी में अंतर ना कर पाना, आप नहीं समझ पाते कि ये बी है या डी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, डिसलेक्सिया हो जाएगी। उसके बाद डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है और डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने वाला बेकार होता है, ठीक है। लिखने से संबंधित कठिनाई होती है डिस्ग्राफिया। तो इसमें उदाहरण देकर टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखना, ठीक है, ये डिस्ग्राफिया का उदाहरण है। उसके बाद आता है डिस्कैलकुलिया यानी गणित में कठिनाई, जोड़ घटाव ना कर पाना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्प्रेक्सिया यानी कि डिस्प्रेक्सिया यानी कि शरीर समन्वय में कठिनाई होती है, ठीक है। इन सभी को ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक जैसे ही है, बस आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद ADHD यानी कि ध्यान ना लगा पाना, अत्यधिक चंचलता, ठीक है। ऑटिज्म यानी कि सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई। और 7वां पॉइंट देखें, भाषा संबंधी कठिनाई, बोलने और समझने में परेशानी, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए याद करना है, समझना है। सूचना प्रक्रम उपागम का उपयोग लिखिए। सूचना प्रक्रम उपागम का आपको क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। तो उपयोग यहाँ पे लिखेंगे सूचना के, यानी कि पहला पॉइंट देखते हैं शिक्षण में, यानी कि शिक्षक सूचना को छोटे छोटे भागों में देते हैं ताकि बच्चा आसानी से समझ सके, ठीक है। स्मृति में सुधार यानी कि याद करने की तकनीक विकसित करना होता है। समस्या समाधान में यानी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करना होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण में यानी कि सरल से जटिल क्रम में पाठ्यक्रम बनाना होता है। उसके बाद मूल्यांकन में यानी बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता जांचना। कंप्यूटर शिक्षा में यानी कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क की तुलना कर शिक्षण करना, ठीक है। तो आपको नोट्स परचेस कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी बच्चा है जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषता लिखिए। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है वो किसका है, BF स्किनर ने दिया था, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। पहला पॉइंट देखें, पुनर्वलन यानी कि अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना होता है। धनात्मक यानी कि शाबाशी या मिठाई वगैरह देना, और ऋणात्मक यानी कठिन काम हटा देना, ठीक है। उसके बाद दंड यानी कि गलत, दंड में देखेंगे गलत व्यवहार रोकने के लिए दंड देना होता है। क्रिया पहले या फिर पुनर्वलन यानी पहले बच्चा कुछ करता है उसके बाद फिर पुरस्कार मिलता है, ठीक है।
व्यवहार को आकार देना यानी छोटे छोटे कदमों से वांछित व्यवहार सिखाना। और 5वां आपका आ जाएगा विलोपन यानी कि पुरस्कार बंद होने पर व्यवहार धीरे धीरे बंद हो जाता है। ठीक है। 6ठा पॉइंट देखें यानी व्यवहारिक उपयोग यानी कक्षा में अनुशासन और अधिगम के लिए उपयोगी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से मैं आपको बता दूं तो जैविक शारीरिक कारक, बोलने के अंगों और मस्तिष्क का विकास। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं क्लियर, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा देता हूँ फिर बताऊँगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट यानी परिवार और वातावरण का भी रोल रहता है भाषा के विकास में। क्वेश्चन कह रहा था भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये कारक देख रहे हैं जिनसे भाषा प्रभावित होती है। ठीक है। क्वेश्चन को समझना है पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो भाषा किस तरीके से जो भाषा विकास होता है वो किस तरीके से कौन कौन से कारक से प्रभावित होता है वो आपको लिखना है। ठीक है। तो जो आपकी भाषा प्रभावित होती है उनमें से जो कारक हैं, एक तो जैविक कारक यानी कि शारीरिक कारक होता है, बोलने के अंगों और मस्तिष्क का विकास। दूसरा परिवार और वातावरण, माता पिता बच्चे से कितना बात करते हैं, जैसे जो बच्चा अधिक बातें सुनते हुए जल्दी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि पढ़े लिखे परिवार के बच्चे का विकास बेहतर होता है। ठीक है, बेहतर तरीके से होता है। उसके बाद बुद्धि में यानी तेज बुद्धि के बच्चे जल्दी भाषा सीखते हैं। लिंग यानी कि लड़कियां लड़कों की तुलना में थोड़ा जल्दी भाषा सीखती हैं, लड़कियां लड़कों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा भाषा सीखती हैं। विद्यालय और शिक्षा यानी कि अच्छे शिक्षक और विद्यालय भाषा विकास में सहायक होते हैं। मीडिया और तकनीक यानी टीवी रेडियो किताबें भाषा में विकास में क्या करती है, मदद करती हैं। श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की क्षमता भाषा विकास को सीधे प्रभावित करती है। ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा था कि आप जैसे कि मैंने यहाँ पे 801 वाली सब्जेक्ट के कंप्लीट करा दिए फर्स्ट ईयर वालों को। ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम था बाल्यावस्था एवं बाल विकास। 801 में आपने पढ़ी होगी पहले। अभी हम जो करा रहे हैं आपको 901 करा रहे हैं, तो 901 सब्जेक्ट का नाम है संज्ञान, अधिगम और बाल विकास। तो जो 801 पेपर है ना, जिसकी हम जो क्लास करा चुके हैं, तो 801 के पेपर के काफ़ी क्वेश्चन आपके 901 पेपर में देखने को मिलेंगे फर्स्ट ईयर वालों के सेकंड ईयर में। अगर आपकी 901 वाली कंप्लीट हो गई हो, क्लास आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप जो भी हमारे यूट्यूब क्लास पे 801 वाले पेपर डले हैं, क्लास डली हैं, अगर आप एक बार उनको देख लेंगे 2 की स्पीड में भी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको 801 वाली क्लास से मिल जाएंगे 901 पेपर में, बस आपको ही फ़ायदा हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर देख लेना 801 वाली क्लासेस जो हमने डाली थी। सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। 901 पेपर की और भी हम पहले क्लास करा चुके हैं, तो वो भी आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाओ, 1T क्लासेस की में वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बन रही है। फर्स्ट ईयर की अलग बन रही है, सेकेंड ईयर की अलग बन रही है फिर। ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव अलग हैं, ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट अलग है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, और ये सब्जेक्टिव क्लासेस वाली है, लिखने वाली जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो अलग चल रही हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट में डली हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ। जिनकी 901 पेपर की कल का पेपर है, जिनका 901 जो भी है वो तैयार हो चुका है, वो 801 भी क्लास में ज़रूर देख लेना। ठीक है। तो इस क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनकोडिंग के प्रकारों के नाम लिखिए, लिखते हुए प्रत्येक प्रकार का उदाहरण भी देना है। ठीक है। एनकोडिंग के प्रकार के नाम आपको लिखने हैं, और हर एक प्रकार के नाम लिखते समय आपको क्या देना है, उदाहरण भी देना है एक। ठीक है। तो एनकोडिंग का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले एनकोडिंग होती क्या है। ठीक है। तो सूचना को मस्तिष्क में संग्रहित करने योग्य रूप में बदलना क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। ठीक है। तो एनकोडिंग के प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो देखेंगे ध्वनि एनकोडिंग। ध्वनि एनकोडिंग यानी कि सूचना को आवाज़ या ध्वनि के रूप में याद करना होता है। उदाहरण देके कविता को बोलकर याद करना। ठीक है। ये आपकी ध्वनि एनकोडिंग हो जाएगी। उसके बाद आपकी दृश्य एनकोडिंग यानी कि विजुअल एनकोडिंग यानी कि सूचना को चित्र या छवि के रूप में याद करना होता है। उदाहरण किसी व्यक्ति का चेहरा याद रखना। ठीक है। अर्थ एनकोडिंग यानी कि सूचना को अर्थ समझकर याद करना होता है। इसमें किसी पाठ का मतलब समझकर याद करना। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है स्पर्श एनकोडिंग यानी कि सूचना को छूकर याद करना। उदाहरण ब्रेल लिपि पढ़ना। ठीक है। ब्रेल लिपि की जो
बच्चे, अंधे बच्चे होते हैं, ब्लाइंड बच्चे होते हैं, वो ब्रेल लिपि से ही पढ़ते हैं स्पर्श करके। ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान में अंतर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक में अंतर देखेंगे, पहले अर्थ के आधार पर देखें। ऐच्छिक अवधान में व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज़ पर ध्यान लगाता है, जबकि अनैच्छिक अवधान में बिना इच्छा के अपने आप ध्यान चला जाता है। ठीक है, आपकी इच्छा होगी तो आप उसमें जानबूझकर ध्यान लगाएंगे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपका ध्यान है इधर उधर चला जाता है। ठीक है, जब अनैच्छिक अवधान में बिना इच्छा के अपने आप ध्यान चला जाता है। ठीक है, प्रयास के आधार पर देखेंगे। ऐच्छिक अवधान में मानसिक प्रयास करना पड़ता है, जबकि अनैच्छिक अवधान में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। थकान के आधार पर देखेंगे, ऐच्छिक अवधान में थकान होती है, जबकि अनैच्छिक अवधान में क्या होती है, थकान नहीं होती है। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर देखें, ऐच्छिक अवधान पर व्यक्ति का खुद नियंत्रण होता है, लेकिन जबकि अनैच्छिक अवधान पर बाहरी चीज़ों से नियंत्रित होता है। पांचवा देखें, रुचि के आधार पर, यानी कि ऐच्छिक अवधान में रुचि ना हो तो ध्यान लगाना पड़ता है, और जबकि अनैच्छिक अवधान में रुचि की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद उदाहरण के आधार पर आप देख सकते हैं, ऐच्छिक अवधान का उदाहरण है परीक्षा के लिए पढ़ना, जबकि अनैच्छिक अवधान का उदाहरण है अचानक तेज आवाज़ सुनकर चला जाना। ठीक है, आप परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप ऐच्छिक अवधान है ये आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। अनैच्छिक अवधान, आप बाहर किसी चीज़ पे ध्यान लगा लो, कोई भी चीज़ आप पढ़ लो, गाना सुन लो वगैरह। ठीक है, सातवां पॉइंट देखें, स्थायित्व के आधार पर, यानी कि ऐच्छिक अवधान अधिक समय तक टिकाया जा सकता है, लेकिन जबकि जो अनैच्छिक अवधान है वो कुछ ही समय के लिए होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझकर तैयारी करते हैं तो उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं आप। अगर आप कुछ भी इधर उधर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वो कम समय के लिए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, उद्देश्य के आधार पर, यानी कि ऐच्छिक अवधान किसी लक्ष्य को पाने के लिए होता है, जबकि अनैच्छिक अवधान कोई पूर्व उद्देश्य नहीं होता है। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो, तो आपका एक लक्ष्य है कि मुझे अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे नंबरों से पास होना है। ठीक है, लेकिन अनैच्छिक अवधान में कोई आपका उद्देश्य नहीं होता है, आप कैसे भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए, तो वो अनैच्छिक अवधान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप विशेष किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए ऐच्छिक अवधान हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचना संप्रेषण उपागम की शैक्षिक उपयोगिता के स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सूचना संप्रेषण उपागम की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट करना है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। शिक्षण को व्यवस्थित बनाना रहता है, यानी शिक्षक सूचना को क्रमबद्ध तरीके से देते हैं, जिससे बच्चा आसानी से क्या है, समझता है। ठीक है, स्मृति विकास, यानी बच्चे की याददाश्त बढ़ाने में सहायक तकनीकें सिखाई जाती हैं। समस्या समाधान क्षमता, यानी बच्चा सूचना को प्रक्रमित करके समस्या हल करना सीखता है। व्यक्तिगत शिक्षण, यानी कि हर बच्चे की सूचना प्रक्रमण क्षमता के अनुसार शिक्षण है। यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण, यानी सरल से जटिल क्रम में पाठ्यक्रम बनाने में सहायक है। मूल्यांकन, यानी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता का सही मूल्यांकन है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा, यानी कंप्यूटर आधारित शिक्षण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाइगोत्स्की सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को बताइए। वाइगोत्स्की सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को देखें, यहाँ पे जीपीडी का उपयोग, यानी शिक्षक बच्चे की क्षमता पहचान कर उसे थोड़ा आगे बढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद स्केप फोल्डिंग, यानी कि शिक्षक पहले सहायता देते हैं, धीरे धीरे बच्चे को स्वतंत्र बनाते हैं। यानी कि साइकिल चलाना सिखाते समय पकड़ना फिर छोड़ना। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, यानी समूह में मिलकर पढ़ने से सीखना बेहतर होता है। भाषा का महत्व, यानी कक्षा में बातचीत और चर्चा को प्रोत्साहन देना। सांस्कृतिक संदर्भ में, यानी शिक्षा बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार हो। शिक्षक की भूमिका, यानी शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका में होता है। ठीक है,
सक्रिय अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन में अंतर, यानी कि प्रवर्तक के आधार पर सक्रिय अनुबंधन के प्रवर्तक बीएफ स्किनर हैं, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन के प्रवर्तक इवाओ पालवान है। ठीक है, कौन है? इवाओ पालवान। और सक्रिय अनुबंधन के कौन है? बीएफ स्किनर। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन में आपको अंतर बताना है। तो जो सक्रिय अनुबंधन है इसके प्रवर्तक कौन है? बीएफ स्किनर है। और जबकि जो शास्त्रीय अनुबंधन के प्रवर्तक है वो कौन है? इवाओ पावलोव है। ठीक है, क्रिया के आधार पर देखें तो सक्रिय अनुबंधन में व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से क्रिया करता है, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन मिलने पर अनुक्रिया होती है। ठीक है, पुनर्वलन के आधार पर देखें तो सक्रिय अनुबंधन में क्रिया करने के बाद पुनर्वलन मिलता है, यानी जबकि शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन के साथ पुनर्वलन दिया जाता है। ठीक है, चौथा देखें व्यवहार के आधार पर दोनों में अंतर देख रहे हैं हम। तो सक्रिय अनुबंधन में स्वैच्छिक व्यवहार होता है, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन में अनैच्छिक व्यवहार रहता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखें उद्देश्य के आधार पर, यानी सक्रिय अनुबंधन में नया व्यवहार सीखना उद्देश्य होता है, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन में पुरानी अनुक्रियाओं को नए उद्दीपन से जोड़ना उद्देश्य होता है। ठीक है, अब इसमें छठा अंतर देखेंगे दोनों में। छठा अंतर आपका प्रयोग के आधार पर, यानी कि सक्रिय अनुबंधन में स्किनर ने चूहे पर लीवर दबाने का प्रयोग किया, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन में पालवान ने कुत्ते पर घंटी और भोजन का प्रयोग किया। ठीक है, सातवां अंतर देखेंगे उदाहरण के आधार पर। ठीक है, यानी कि सक्रिय अनुबंधन का उदाहरण है बच्चे ने सही उत्तर दिया तो शाबाशी मिली, इसलिए इसे वह दोबारा सही उत्तर देता है। ठीक है, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है कि घंटी सुनकर कुत्ते के मुंह में लार आना। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखेंगे आठवां अंतर आप देखेंगे नियंत्रण के आधार पर, यानी कि सक्रिय अनुबंधन में व्यक्ति का अपना नियंत्रण होता है, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन में बाहरी उद्दीपनों का नियंत्रण होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा में उपयोग के आधार पर यहाँ पे देखेंगे सक्रिय अनुबंधन में कक्षा में पुरस्कार देकर अच्छा व्यवहार सिखाने में उपयोगी है, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन भय और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा विकास के मुख्य स्रोत क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। जो भाषा विकास है उसका मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, भाषा के विकास में कौन कौन से जो स्रोत हैं, यानी कि आपकी जो भाषा विकसित होती है वो कैसे होती है, किन कारणों से होती है, यानी किन किन चीज़ों से होती है प्रभावित होकर, वो चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहला आपका परिवार। ठीक है, भाषा सीखने का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो परिवार होता है। इसमें माँ बच्चे से बात करती है तो बच्चा भाषा सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हुए आंसर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आप एग्जाम में तभी लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरा स्रोत यहाँ पे समाज और मित्र, यानी कि दोस्तों के साथ खेलते हुए नई भाषा सीखना। उसके बाद विद्यालय और शैक्षिक यानी औपचारिक भाषा और व्याकरण सीखना। उसके बाद पुस्तकें और पाठ्यक्रम में लिखित भाषा का विकास करना। ठीक है, जैसे मीडिया, पांचवा पॉइंट मीडिया, टीवी, रेडियो, यूट्यूब से भाषा सीखना। उदाहरण पे बच्चे कार्टून देखकर नए शब्द सीखते हैं। उसके बाद आपका वातावरण आता है, यानी कि वातावरण यानी आपस के लोग जो भाषा बोलते हैं वो बच्चा वही सीखता है। ठीक है, खेल की बात करें तो खेल के दौरान स्वाभाविक रूप से भाषा विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपसारी तथा अभिसारी चिंतन से क्या आशय। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है कि अपसारी और अभिसारी चिंतन में आपको अंतर बताना है कि अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अपसारी चिंतन, सबसे पहले अपसारी चिंतन देखें, फिर उसके बाद अभिसारी। ठीक है, एक समस्या के अनेक संभावित उत्तर सोचना होता है। आपके पास एक समस्या आ गई, आप उसके बारे में कई सारे संभावित उत्तर सोच रहे हैं, उससे मिलते जुलते ये आपका अवसारी चिंतन हो जाएगा। ठीक है, यह सृजनात्मक सोच होती है। इसमें उदाहरण यानी कि ईंट के कितने उपयोग हो सकते हैं ये आप सोच रहे हैं, मकान बनाना, पेपर वेट खेलना आदि।
यानी कि ईंट को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये किस किस प्रकार से काम आ सकती है, तो वो आप सारी चिंतन होगा। यह सोच खुली और विस्तृत होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी परीक्षा के बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, ठीक है। तो तैयारी आप सोच रहे हैं नहीं मुझे टीचर की भी तैयारी करनी है और किसी भी तैयारी करनी है, यानी कि आप उसी हिसाब से कोर्स परचेस कर रहे हैं कि नहीं मैं इस कोर्स को पढ़कर मिलता जुलता है इस जॉब से भी उस जॉब से भी, तो मैं इसके बारे में आपकी एकदम खुली सोच है कि मैं इसे पढ़कर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, अभिसारी चिंतन कहलाएगा। अब अभिसारी चिंतन को देखें, अभिसारी चिंतन को समझें। अभिसारी चिंतन यानी कि अनेक सूचनाओं में एक ही उत्तर निकालना। आपके पास बहुत सारी सूचना आई गई हैं, आप सोच रहे हैं लेकिन आप उसका एक ही उत्तर निकाल रहे हैं। जैसे ये तार्किक और क्रमबद्ध सोच होती है अभिसारी चिंतन में। उदाहरण के देखें, यानी गणित का सवाल हल करना जिसका एक ही सही उत्तर हो, ठीक है। आप गणित के सवाल को कई प्रकार से हल कर सकते हैं, कई तरीक़ों से, लेकिन उसका उत्तर एक ही होता है। एक क्वेश्चन को आप किसी भी प्रकार से कई तरीके हो सकते हैं, सभी के अलग अलग हो सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन आंसर सेम ही आता है, ठीक है, उत्तर एक ही आता है। तो ये क्या है, अभिसारी चिंतन है। यह सोच केंद्रित और निश्चित होती है इसमें, ठीक है। क्लियर, अभिसारी चिंतन में दोनों को आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है मूर्त एवं अमूर्त चिंतन से आप क्या समझते हैं। देखो, मूर्त और अमूर्त चिंतन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से इस क्लास को 2-3 बार देख लेना है आपको, और आप नोट्स परचेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो इसमें मूर्त चिंतन देखें तो वास्तविक और स्पर्श योग्य वस्तुओं के बारे में सोचना मूर्त चिंतन होता है। यह सोच इंद्रियों पर आधारित होती है। उदाहरण देगा, ये आम मीठा है, ये आम मीठा है, ये वास्तविक आम को देखकर सोचना होता है। छोटे बच्चों में अधिक पाई जाती है, ये मूर्त चिंतन छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अमूर्त चिंतन देखें, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो दिखती नहीं है, यानी यह सोच विचारों और भावनाओं पर आधारित होती है। उदाहरण देखें, न्याय क्या है, प्रेम क्या है, किशोरों और वयस्कों में अधिक होती है। यानी कि जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनमें ये अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये अमूर्त चिंतन वाली सोच। सरल शब्दों में जाना थोड़ा और, यानी कि मूर्त चिंतन वो होता है जो देख सकें, छू सकें, उसके बारे में सोचना क्या कहलाता है, मूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त यानी कि जो ना देख सकें ना छू सकें, इसके बारे में सोचना, ठीक है, ये अमूर्त चिंतन होता है। क्लियर, आप इसके आधार पर पॉइंट बना सकते हैं। बाकी आपको अपने पॉइंट बनाकर ही लिखने हैं अपने मन से। ये सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कभी किसी को याद नहीं होते हैं। आपको शब्द सीमा याद रखनी होती है कि कितने पेज में हमको लिखना है, 5 नंबर में कितनी लाइन लिखनी है, कितने शब्द लिखने हैं, तो उसी हिसाब से आपको बनाकर लिखना पड़ता है, ठीक है। आंसर का तरीका बस यही है, आप क्वेश्चन को समझें तो आप उस पर आप उसका आंसर लिख पाएँ, ठीक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको समझना है क्वेश्चन को, फिर उसके आंसर को समझना है, ठीक है। तो भाई क्लास को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। आप लाइक करते हो तो हमें लगता है कि हमें और क्लासेस लानी चाहिए ताकि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। आप नहीं जुड़ते, आप लाइक नहीं करोगे तो हमारी जो क्लासेस है वो इंक्रीज कैसे होंगी और बच्चों तक कैसे पहुँचेंगी। तो आप लाइक करें, एक प्यारी सी कमेंट भी करें, ठीक है, ताकि और भी आपके लिए क्लासेस हम लेके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवधान की आंतरिक और बाह्य दशाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रत्येक दशा के बारे में बताइए। अवधान की आंतरिक और बाह्य दशाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रत्येक दशा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आंतरिक दशाएं देखते हैं। आंतरिक दशाएं व्यक्ति के अंदर से हैं, ठीक है। आंतरिक दशा होती है यानी व्यक्ति के अंदर से, जैसे रुचि, जिस चीज़ में रुचि होती है उस पर ध्यान जल्दी जाता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट पसंद है तो मैच देखने में ध्यान लगता है, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता यानी जरूरी चीज़ पर ध्यान आसानी से जाता है। उदाहरण देखें, भूख लगने पर खाने पर ध्यान जाता है। मानसिक तैयारी यानी जिस चीज़ के लिए तैयार हो उस पर ध्यान जाता है, ठीक है। थकान यानी कि थके होने पर ध्यान कम लगता है। भावनाएं यानी कि खुशी या दुख होने पर ध्यान प्रभावित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बाह्य दशाएं।
बाह्य दशा यानी बाहरी वातावरण से, यानी कि तीव्रता या तेज आवाज़, चमकीला रंग ध्यान खींचता है। उसके बाद नवीनता यानी कि नई और अनोखी अनोखी चीज़ पर ध्यान जाता है। उदाहरण देकर नई कार देखकर ध्यान जाना। गति यानी कि हलती चलती चीज़ पर ध्यान खींचता है, यानी कि चलता हुआ विज्ञापन। ठीक है। उसके बाद आकार यानी कि बड़ी चीज़ जल्दी ध्यान खींचती हैं। दोहराव यानी बार बार आने वाली चीज़ भी ध्यान ज़्यादा खींचती हैं, जैसे बार बार बजने वाला विज्ञापन। ठीक है। तो आप इन पॉइंट को, नोट्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें। तो नोट्स आप ले लें, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है। तो आप नोट्स परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। आप नोट्स को पहले ही पढ़ सकते हैं। ये नोट्स हमने बहुत पहले ही डाल दिए हैं अपने चैनल में, जहाँ पे बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने नोट्स परचेस कर रखे हैं वहाँ पे। लेकिन क्लासेस रिकॉर्ड करने में और क्लासेस यूट्यूब तक लाने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आप नोट्स पहले ही परचेस कर लो। ठीक है। आप पहले ही परचेस कर लोगे तो आप उन्हें 1-2 बार पढ़ पाओगे, फिर उसके बाद क्लास देख लोगे। तो उसके बाद क्लास देखते ही आपको सारा रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है। याद भी हो जाएंगी जल्दी। तो थोड़े से पैसे खर्च करो और नोट्स परचेस कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुखर स्मृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। ठीक है। मुखर स्मृति, तो यहाँ पे देखेंगे मुखर स्मृति, तो शब्दों या भाषा और बातों को याद रखने की क्षमता। शब्द, भाषा और बातों को याद रखने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? मुखर स्मृति बोलते हैं, यानी वर्बल मेमोरी। ठीक है। तो इसके जो प्रमुख कारण होते हैं, सबसे पहला होता है अभ्यास, यानी जितना अधिक दोहराएंगे उतना बेहतर याद रहेगा। ठीक है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, आपका जितना अच्छा अभ्यास रहेगा, आप नोट्स पढ़ेंगे एक बार, फिर उसके बाद क्लास देखेंगे 1-2 बार, तो आपको क्या है वो सारी चीज़ें आराम से आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है। तो अभ्यास ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर रोज़ पढ़ने से पाठ याद होता है। ठीक है। आप रोज़ पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे तो पाठ याद होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ध्यान से सुनी पढ़ी बात अधिक याद रहती है। ठीक है। अगर आप क्लास को अच्छे से ध्यान से सुनते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। उसके बाद यदि आप पढ़ते हैं अच्छे ध्यान से तो भी आपको याद रहेगा। उसके बाद रुचिकर बातें जल्दी याद रहती हैं। ठीक है। रुचिकर बातें जल्दी याद रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्थपूर्णता, यानी जिस बात का अर्थ समझ में आए वह अधिक याद रहती है। ठीक है। अगर आपको अर्थ समझ नहीं आएगा तो वो याद नहीं रहेगी। उसके बाद भावनात्मक जुड़ाव, यानी कि भावनाओं से जुड़ी बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, जैसे खुशियाँ, दुख की घटनाएं। ठीक है। हमेशा याद रहती हैं ये लंबे समय तक। उसके बाद स्वास्थ्य और नींद, यानी अच्छी नींद से स्मृति क्या होती है? बेहतर होती है। आयु, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ स्मृति प्रभावित होती है। तनाव, यानी कि अधिक तनाव से याददाश्त क्या होती है? कमज़ोर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे किस तरह संप्रेषण करते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संदर्भ में आपको समझाना। ठीक है। तीनों अवस्थाओं में आपको समझाना है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार से संप्रेषण करते हैं। ठीक है। तो तीनों अवस्थाएं आपको समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है। वैसे ये 0 से 2 वर्ष है। उसके बाद आपकी जो शैशवावस्था रहती है वो जन्म से 5 वर्ष तक रहती है। ठीक है। ऑप्शनल शब्द आए तो जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है। शैशवावस्था, इसमें क्या होता है देखेंगे, रोना, हंसना, चिल्लाना से भावना व्यक्त करना होता है। हाथ पैर हिलाकर संकेत देना होता है शैशवावस्था में। 1 वर्ष में 1-2 शब्द बोलना शुरू होता है। ये भाषा संप्रेषण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। उदाहरण, यानी भूख लगने पर रोना और माँ को देखकर हंसना, यानी कि बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो ये हरकतें करता है। भाषा संप्रेषण यानी कि बोलने का जो प्रयास करता है, इसी को हम भाषा संप्रेषण कहते हैं। किस तरीके से बोलने का प्रयास करता है वो आप देख सकते हैं। बच्चा रोता है, हंसता है, चिल्लाता है, ऐसी भावना अपनी व्यक्त करता है, हाथ पैर हिलाता है, संकेत देता है। भूख लगती है तो बच्चा रोता है। ठीक है। तो ये शैशवावस्था में ये सारी एक्टिविटी आप लिख सकते हैं जो बच्चा करता है। आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है बाल्यावस्था, जो 2 से 12 वर्ष तक होती है। यानी कि बाल्यावस्थाएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक तो आपकी बाल्यावस्था होती है जो
2 से 6 वर्ष होती है। एक आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है, 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, जो 6 से 12 वर्ष होती है उसे बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और जो 2 से 6 वर्ष होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। तो यहाँ पे जो बाल्यावस्था आपकी जो 2 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो भाषा संप्रेषण कैसे करते हैं, यानी कि धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलने लगते हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, ये क्या है, क्यों है, ऐसी प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में दोस्तों और परिवार से बातचीत बढ़ती है, पढ़ना लिखना सीखते हैं। उदाहरण देखें तो खेलने में बातचीत, कहानियाँ सुनना आदि। ठीक है, आप ये बाल्यावस्था में लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष होती है, इसे 13 से 18 वर्ष भी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शनल में 13 से 18 वर्ष हो तो भी लिख देना, अगर 12 से 18 वर्ष है तो कर देना। ठीक है, 12 से 18 वर्ष होगा या 13 से 18 वर्ष होगा, किशोरावस्था की आयु जब भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाल्यावस्था किशोरावस्था में देखें संप्रेषण के बारे में। भाषा संप्रेषण में बच्चे क्या करते हैं, जटिल विचार और भावना व्यक्त करने लगते हैं। इसमें तर्क वितर्क और वहम करते हैं। मित्रों से अधिक और माता पिता से कम बात रहती है किशोरावस्था में। सोशल मीडिया और मोबाइल से संप्रेषण रहता है, उदाहरण यानी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे संवाद ज़्यादा रहता है किशोरावस्था के बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्व अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक कारक को स्पष्ट कीजिए। स्व अवधारणा ये स्वयं सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है इसमें। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि यहाँ पे देखेंगे स्व अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यक्ति की अपने बारे में सोच और विश्वास। ठीक है, अपने बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रमुख जो कारक हैं वो परिवार। ठीक है, यानी माता पिता का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित करता है। शाबाशी मिलने से आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों में। ठीक है, उसके बाद साथी मित्र यानी कि दोस्तों की राय से स्व अवधारणा बनती है। उदाहरण देकर दोस्त अच्छा कहें तो अच्छा महसूस होता है, बुरा कहेंगे तो बुरा महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद देखें विद्यालय और शिक्षक, यानी शिक्षक की प्रशंसा या आलोचना प्रभावित करती है। चौथा देखें सफलता और असफलता, यानी सफल होने पर सकारात्मक और असफल होने पर नकारात्मक छवि बनती है। सामाजिक तुलना यानी कि दूसरों से अपनी तुलना करना, जिन मैं उससे कमज़ोर हूँ। ठीक है, या मैं उससे होशियार हूँ या मैं उससे कमज़ोर हूँ, आपकी ऐसे सोचने लगते हैं अपने बारे में। उसके बाद छठा मीडिया या टीवी सोशल मीडिया से शरीर और व्यक्तित्व की छवि प्रभावित होती है। ठीक है, सातवां पॉइंट देखें संस्कृति, यानी कि समाज की मान्यताएं और परंपराएं स्वयं अवधारणा को आकार देती हैं। उसके बाद शारीरिक बनावट है, रूप रंग और शारीरिक क्षमता भी प्रभाव डालती है। ठीक है, तो आपके बारे में कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं वो आपको देखना है। ठीक है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को। उसके बाद यहाँ पे 27वां प्रश्न देखेंगे, बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको जानकारी देनी है। यानी बचपन में जो अवधारणाएं हैं वो किस तरीके से प्रभावित होती हैं, तो उन कारकों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट रहता है आपका। अवधारणा कॉन्सेप्ट यानी किस चीज़ के बारे में सामान्य विचार या समझ। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सामान्य विचार या समझ देखते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे परिपक्वता। सबसे पहले परिपक्वता यानी मस्तिष्क का विकास जितना अधिक उतना बेहतर अवधारणाएं बनती हैं। ठीक है, आपके मस्तिष्क का विकास जितना बेहतर होगा उतनी ही आपके मन में क्या बनेंगी, अवधारणाएं बनेंगी। अनुभव यानी जो बच्चा जितना अधिक अनुभव लेता है उतनी अच्छी अवधारणाएं विकसित होती हैं। जैसे फल देखकर फल की अवधारणाएं बनाना। ठीक है, उसके बाद भाषा यानी भाषा जितनी अच्छी होगी अवधारणाएं उतनी स्पष्ट होंगी। बुद्धि यानी तेज बुद्धि के बच्चे जल्दी और सही अवधारणाएं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वातावरण, घर और विद्यालय का वातावरण अवधारणा विकास में क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद आपका जो शिक्षण है यानी कि अच्छे शिक्षण से अवधारणा स्पष्ट होती हैं। उदाहरण देकर चित्र दिखाकर समझ आना। ठीक है, और सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि दूसरों से बात करने पर नई अवधारणाएं बनती हैं। पूर्व ज्ञान यानी पुरानी जानकारी से नई अवधारणाएं
जुड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के संज्ञान विकास सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो पियाजे का जो संज्ञान विकास का सिद्धांत है उसकी आपको क्या करनी है, विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पियाजे के सिद्धांत की पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञान तो विकास का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जो पियाजे का सिद्धांत है कई बार पूछा जाता है कि संज्ञान तो विकास सिद्धांत किसका है, तो पियाजे का है। ठीक है, जीन पियाजे उनका पूरा नाम है जीन पियाजे। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 1 नंबर में भी आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, इसमें इंद्रियों से सीखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष भाषा और विकल्पना का विकास करती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है फर्स्ट ईयर में, तो कई बार पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछता है 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, तीसरी अवस्था देखें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, इसमें तार्किक सोचना शुरू होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से ऊपर की अवस्था होती है, यानी 11 प्लस होती है, यानी अमूर्त चिंतन विकसित होता है। ठीक है, अमूर्त सोच इसमें विकसित होती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी देखें, दूसरी आत्मसात्करण यानी कि नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना होता है। उसके बाद समायोजन यानी कि नई जानकारी के लिए सोच बदलना होता है। चौथा पॉइंट, चौथी विशेषता देखें संतुलन यानी कि आत्मसात और समायोजन में संतुलन बनाना। पांचवा यानी बच्चा सक्रिय खोज करता है, यानी बच्चा स्वयं करके और खोज करके सीखता है। क्रमबद्ध विकास यानी कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है और कोई अवस्था नहीं छूटती है। ठीक है, सातवां यानी परिपक्वता का महत्व रहता है, यानी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समावेशन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो समावेशन पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो समावेश यहाँ पे देखते हैं। समावेशन का अर्थ जानेंगे सबसे पहले। यहाँ पे समावेशन का अर्थ यानी कि सभी बच्चों को, चाहे वे सामान्य हों या दिव्यांग हों, एक ही सामान्य विद्यालय में एक साथ पढ़ाने का अवसर देना समावेशन कहलाता है। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को, सभी तरह के बच्चों को एक ही जगह पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना समावेशन कहलाता है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ आता है तो। ठीक है, समावेशन यानी आपसे समावेशी शिक्षा पूछ ले तो एक ही कक्षा के अंदर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे बच्चे सामान्य हों, गरीब हों, अमीर हों, सभी को एक साथ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चे हों, कैसे भी बच्चे हों, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य बात है यहाँ पे देखेंगे, यानी सबके लिए शिक्षा। समावेशन में सबके लिए शिक्षा यानी विकलांग, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली सभी बच्चों को एक साथ पढ़ें। ठीक है, भेदभाव नहीं, किसी भी बच्चे को अलग ना किया जाए, विशेष सहायता यानी ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता दी जाए। ठीक है, उसके बाद RT 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, RT 2009 एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लाभ देखें। समावेशन शिक्षा के लाभ क्या है, यानी कि सामाजिक समानता बढ़ती है इससे, यानी कि सभी बच्चे एक साथ बैठेंगे पढ़ेंगे तो सामाजिक समानता आएगी सब में, सभी बच्चों में आत्मविश्वास आता है, समाज में सहयोग की भावना बढ़ती है। उदाहरण देखें यहाँ पे दृष्टिहीन बच्चे को सामान्य कक्षा में बैठाकर ब्रेल लिपि से पढ़ाना। ठीक है, इन पॉइंट को अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाषा विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भाषा विकास के सिद्धांतों का क्या करना है, वर्णन करना है। भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो कौन कौन से सिद्धांत हैं यहाँ पे देखेंगे। व्यवहारिक सिद्धांत यानी कि व्यवहारिक सिद्धांत होता है वो किसका है, स्किनर का है। ठीक है, बच्चा अनुकरण और पुरस्कार से भाषा सीखता है। उदाहरण देखें, यानी बच्चा माँ कहे या माँ खुश हो तो बच्चा दोहराता है। ठीक है,
उसके बाद जन्मजात सिद्धांत जो चॉम्स्की का है, यानी भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है बच्चे में। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी होती है, ठीक है। उदाहरण देखें, बच्चा बिना सिखाए व्याकरण के नियम खुद समझ लेता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो पियाजे का होता है। पियाजे का है यानी पहले बुद्धि विकसित होती है फिर भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, ठीक है। भाषा विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास पर क्या करता है, निर्भर करता है। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो वाइगोत्स्की का है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा क्या होती है, विकसित होती है। उदाहरण दे के माँ बाप दोस्त शिक्षक से बात करके भाषा सीखना होता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत है, उसका अंतःक्रिया सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद जो पांचवा है वो इसमें जैविक क्षमता प्लस वातावरण दोनों मिलकर भाषा विकसित करते हैं, ठीक है। तो आपके ये 5 सिद्धांत हैं। एक बार मैं आपको और दोहरा दूं, भाषा विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भाषा विकास के सिद्धांत लिखने थे आपको। तो इसमें व्यवहारिक सिद्धांत है स्किनर का है, उसके बाद जन्मजात सिद्धांत चॉम्स्की का है। इनके बारे में आप 2-2 लाइन पढ़ लेना, 2-2 लाइन लिखेंगे, इसमें आराम से समझ आओगे, ठीक है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का होता ही आपको पता ही है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की का है और अंतःक्रिया सिद्धांत, ये आपके 5 सिद्धांत हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कच्चा कच्छ में कहानी कथन के उपयोग को समझाइए। कच्चा कच्छ में आपको कहानी कथन के उपयोग को समझाना है। तो कहानी कथन का उपयोग देखेंगे यहाँ पे। कहानी यानी कि स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब होता है कच्चा कथन में, ठीक है। उपयोग क्या होता है आपको समझना है, क्या क्या फ़ायदा है कच्चा कच्छ में। कहानी जो कहानी विधि होती है, यानी कहानी से आप किसी को पढ़ाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या उपयोग है उसका, वो आपको बताना है, ठीक है। तो कहानी कथन का उपयोग बताना यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान आकर्षण, कहानी से बच्चों का ध्यान पाठ की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जैसे गणित का पाठ कहानी के रूप में पढ़ाना, अगर आप किसी पाठ को कहानी के रूप में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आएगा, पाठ की तरफ आएगा, पढ़ने की तरफ आएगा, ठीक है। भाषा विकास यानी नए शब्द और नए वाक्य सीखते हैं इससे। नैतिक शिक्षा यानी कहानियों से अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। उदाहरण देके पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है। उसके बाद कल्पना शक्ति यानी कि बच्चों की सोचने और कल्पना शक्ति की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। कल्पना करने की क्या बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। उसके बाद स्मृति विकास यानी कि कहानी की बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। भावनात्मक विकास यानी पात्रों से जुड़कर भावनाएं समझते हैं, ठीक है। जो पात्र यानी कैरेक्टर रहते हैं कहानी के, उनसे जुड़कर भावनाएं समझते हैं। सामाजिक मूल्य यानी कि सहयोग ईमानदारी जैसे कहानी से सिखाए जा सकते हैं, ठीक है। रुचि बढ़ाना यानी पढ़ाई रोचक और मनोरंजक बनती हैं, ठीक है। चिंतन एवं अधिगम के मध्य संबंध समझाइए। चिंतन एवं अधिगम के मध्य संबंध को समझाइए, ठीक है। आपको बताना है चिंतन और अधिगम के मध्य संबंध को बताना है। चिंतन और अधिगम का संबंध यहाँ पर देखें, चिंतन और अधिगम एक दूसरे पर निर्भर हैं। चिंतन से अधिगम बेहतर होता है। चिंतन से क्या होता है, अधिगम बेहतर होता है। जब बच्चा सोचकर समझता है तो सीखना क्या होता है, गहरा होता है, ठीक है। उदाहरण देखें, गणित का सवाल सोचकर हल करना, नहीं, अधिगम से चिंतन विकसित होता है, ठीक है। नई जानकारी मिलने से सोचने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तीसरा, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी बिना सोचे सीखना रटना, बिना सीखे सोचना अधूरा, ठीक है। बिना सोचे आप सीख रहे हैं वो रटना होता है और बिना सीखे सोचना अधूरा होता है। चौथा देखें, समस्या समाधान में संबंध, यानी कि समस्या हल करने के लिए पहले चिंतन फिर अधिगम होता है, ठीक है। यानी पहले सोचना होता है फिर सीखना होता है, अधिगम यानी कि सीखना होता है, ठीक है। सृजनात्मकता यानी कि चिंतन से नए विचार आते हैं जो सीखने को क्या बनाते हैं, रोचक बनाते हैं। चिंतन यानी कि सोचना, आप सोचकर जो नए विचार आते हैं उनसे सीखना आपको कैसा होता है, रोचक होता है। सरल शब्दों में समझें, जो बच्चा सोचता है वो बेहतर सीखता है और जो सीखता है वो बेहतर सोचता भी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं को वर्णन कीजिए। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है उनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो जीन पियाजे की वैसे तो हम अवस्थाएं आपको पहले बता चुके हैं और यहाँ पर अच्छे से आप एक बार और समझ लेंगे इन्हें। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसमें बच्चा इंद्रियों यानी कि देखना, सुनना, छूना से सीखता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है इसमें। उदाहरण देखें, खिलौना छुपाने पर भी बच्चा ढूंढता है। ठीक है, उसके बाद आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, कई बार पूछी गई है। भाषा और कल्पना का विकास होता है इसमें। अहंकेंद्रीय सोच यानी कि दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है। उदाहरण देकर बच्चा सोचता है और सूरज मेरे पीछे चलता है। ठीक है, बच्चा सोचता है कि सूरज मेरे पीछे चलता है। ठीक है, तीसरी अवस्था आपकी इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहती है जो 7 से 11 वर्ष रहती है। तार्किक सोच का विकास होता है इस अवस्था में, लेकिन मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। ठीक है, संरक्षण की समझ आती है, यानी कि उदाहरण देखें यहाँ पे पानी कम या ज़्यादा बर्तन में डालने पर मात्रा समान रहती है। ठीक है, चौथी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था रहती है जो 11+ रहती है। ठीक है, तो अमूर्त और काल्पनिक सोच विकसित होती है, वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगते हैं। उदाहरण देखें, यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, यदि ऐसा हो तो क्या होगा जैसा प्रश्न वगैरह सोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत समझाइए। आपको स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत समझाना है। तो स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यहाँ पे देखेंगे। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके सिद्धांत दिया था कौन सा? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसकी यहाँ पे मुख्य अवधारणाएं देखेंगे। सबसे पहले क्रिया देखें इसकी। व्यक्ति स्वयं कोई क्रिया करता है। उदाहरण देकर चूहे ने लीवर दबाया था। ठीक है, उसके बाद पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन यानी कि अच्छा काम करने पर इनाम देना, यानी काम दोहराता है। ठीक है, उदाहरण बच्चे ने सही जवाब दिया तो शाबाशी मिलनी चाहिए। ठीक है, मिली। उसके बाद आपका ऋणात्मक पुनर्बलन यानी कि कठिन काम हटाकर राहत देना, यानी कि होमवर्क माफ करना। ठीक है, उसके बाद दंड यानी गलत व्यवहार पर दंड देने से वह व्यवहार कम होता है। चौथा आपका हो जाएगा विलोपन, यानी कि पुरस्कार ना मिलने पर व्यवहार धीरे धीरे क्या होता है, बंद हो जाता है। उसके बाद शिपिंग यानी आकार देना, यानी छोटे छोटे कदमों में व्यवहार सिखाना। शिक्षा में उपयोग देखें इसका। शिक्षा में क्या उपयोग है? तो कक्षा में अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना और गृहकार स्तर अंक देना। ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं भाई, एक बार और जानकारी देता हूं। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो नोट्स ले ले। MPDLR ऑल सब्जेक्ट नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करें। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स परचेस करें, जिन्हें पढ़कर आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं DLED के अंदर। ठीक है, और YouTube चैनल यानी बंटी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक करें भाई। जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। ईमानदारी से लाइक करें। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑन रखें आगे की क्लासेस के लिए। और नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप परचेस कर लें 72 40 28 72 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वार्तालाप या मौखिक अभिव्यक्ति को समझाइए। वार्तालाप या मौखिक अभिव्यक्ति एक ही चीज़ होती है। वार्तालाप कह लो या मौखिक अभिव्यक्ति कह लो, यानी बातचीत। ठीक है, बातचीत को ही मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं या वार्तालाप कहते हैं। ठीक है, बातचीत। तो यहाँ पे देखेंगे वार्तालाप या मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचार, भावनाएं और जानकारी बोलकर दूसरे तक पहुंचाने की जो क्षमता होती है इसे क्या बोलते हैं?
वार्तालाप या मौखिक अभिव्यक्ति या बातचीत बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य बात है यहाँ पे हम देखेंगे। मुख्य बात है यानी सबसे पहले अर्थ यानी बोलकर संप्रेषण करना, जैसे बातचीत, भाषण, चर्चा। ठीक है, महत्व की बात करें तो विचार व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका होता है, सामाजिक संबंध बनाने में सहायक होता है, आत्मविश्वास क्या होता है इससे बढ़ता है। ठीक है, तीसरा देखें मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार यानी औपचारिक होती है यानी भाषण, वाद विवाद, प्रस्तुतिकरण, ये औपचारिक होता है। अनौपचारिक यानी कि दोस्तों से बातचीत करना, परिवार में संबंध बनाना, परिवार से संबंध यानी देखो औपचारिक पत्र अलग होता है, अनौपचारिक पत्र होता है उसी हिसाब से। यानी जो औपचारिक पत्र आप लिखते हैं वो किस लिए लिखते हैं, भाषण, विवाद या प्रस्तुतिकरण के लिए, और जो अनौपचारिक अपने दोस्त रिश्तेदार के लिए लिखते हैं। वैसा ही आप इसे अच्छे से समझें। ठीक है, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति के गुण। अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्पष्ट और सरल भाषा रहती है, उचित भाषा, उचित आवाज़ और गति रहती है, आत्मविश्वास और श्रोता को समझना होता है। ठीक है, जो अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति के अच्छे वार्तालाप के गुण आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका जो कक्षा में उपयोग होता है वो भी आप लिख सकते हैं। कक्षा में उपयोग कैसे, प्रश्न उत्तर सत्र यानी कहानी सुनना, समूह चर्चा। उदाहरण देके बच्चे को कक्षा में अपनी छुट्टी के बारे में बताने को कहना। ठीक है, उसके बाद विकास के तरीके, इसके मौखिक अभिव्यक्ति या वार्तालाप के विकास के तरीके यानी अधिक बातचीत का अभ्यास, कविता और कहानी सुनना, नाटक और भूमिका निभाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रूनर की अवधारणा, अधिगम मॉडल के प्रतिमानों एवं ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रूनर का मॉडल, अधिगम मॉडल, ब्रूनर का अवधारणा मॉडल, अधिगम मॉडल। ठीक है, ब्रूनर ने अवधारणा सीखने के लिए दो प्रमुख प्रतिमान बताए थे, एक तो ग्रहणशील प्रतिमान, दूसरा चयन प्रतिमान। ठीक है, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यानी कि रिसेप्शन मॉडल और सिलेक्शन मॉडल। तो सबसे पहले हम रिसेप्शन मॉडल पढ़ेंगे यानी ग्रहणशील प्रतिमान। ठीक है, यानी कि शिक्षक उदाहरण देता है, बच्चा उदाहरण पहचानता है। उदाहरण जैसे शिक्षक कई फल दिखाए और बच्चा फल की अवधारणा बनाए। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चयन प्रतिमान यानी कि बच्चा स्वयं उदाहरण चुनकर अवधारणा बनाता है, जैसे कि बच्चा खुद तय करे कि कौन सी चीज़ फल है। ठीक है, अब इसकी जो सिद्धांत की जो विशेषताएं यहाँ पे देखें, ब्रूनर के सिद्धांत की जो विशेषताएं यानी तीन प्रकार की प्रतिनिधित्व, इसके तीन प्रकार के प्रतिनिधित्व यानी कि क्रियात्मक यानी कि करके सीखना, प्रतिमा यानी चित्र से सीखना, और प्रतीकात्मक यानी भाषा शब्द से सीखना। ये हम पहले भी आपको करा चुके हैं इसी क्लास में। उसके बाद खोज द्वारा सीखना यानी कि स्वयं बच्चा खोज करके सीखता है। सरल पाठ्यक्रम यानी कि विषय को हर बार गहराई से पढ़ाना। आंतरिक प्रेरणा बल यानी कि पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ना। आंतरिक प्रेरणा बल और पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणा अधिगम में ब्रूनर के योगदान का वर्णन कीजिए। जो अवधारणा अधिगम है उसमें ब्रूनर के योगदान का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो देखें यानी कि अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया बताइए, यानी बच्चा कैसे अवधारणा बताता है यह समझाया जाता है। ठीक है, दो रणनीतियाँ यानी कि केंद्रीय स्कैनिंग यानी एक एक उदाहरण जांचना, यानी कि एक साथ स्कैनिंग यानी सभी संभावनाएं एक साथ देखना। ठीक है, सभी संभावनाएं कैसे एक साथ देखना। सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण, बच्चे को सही और गलत दोनों उदाहरण दिखाना। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, यह पक्षी है और यह पक्षी नहीं है। खोज विधि यानी बच्चे को स्वयं अवधारणा खोजने दो। पाठ्यक्रम में योगदान यानी सरल पाठ्यक्रम से अवधारणाएं मजबूत होती हैं। ठीक है, शिक्षण को सरल बनाया यानी कि 3 स्तरों पर पढ़ाने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था की प्रमुख संवेदनाओं का वर्णन कीजिए। देखो, शैशवावस्था और बाल्यावस्था की प्रमुख संवेदनाओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, संवेदनाओं को
तो यहाँ पे देखिए शैशवावस्था की संवेदनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष रहती है, इसमें स्पर्श संवेदना यानी कि माँ का स्पर्श पहचानता है बच्चा। स्वाद संवेदना यानी मीठा पसंद, कड़वा नापसंद रहता है बच्चों को। दृष्टि संवेदना यानी चमकीले रंग और चेहरे पहचानता है बच्चा। श्रवण संवेदना यानी कि माँ की आवाज़ पहचानता है बच्चा जो शैशवावस्था है, जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा रहता है, ठीक है। गंध संवेदना यानी माँ की गंध पहचानता है। दर्द संवेदना यानी चोट लगने पर रोता है बच्चा, ठीक है। तो ये आप शैशवावस्था की संवेदना लिख सकते हो। उसके बाद बच्चा जब 2 से 12 वर्ष का हो जाता है या 2 से 12 वर्ष के बीच में रहता है, तो उसकी जो संवेदना रहती हैं, सबसे पहले दृष्टि यानी कि रंग आकार दूरी अधिक स्पष्ट होती है। श्रवण यानी कि बारीक आवाज़ें सुन और समझ सकता है बच्चा, ठीक है। स्पर्श यानी कि गरम ठंडा मुलायम कठोर पहचानता है बच्चा। उसके बाद स्वाद यानी कि पसंद नापसंद स्पष्ट होती है। गंध यानी कि अच्छी बुरी गंध अंतर करता है बच्चा। संतुलन संवेदना यानी दौड़ना कूदना खेलना सीखता है, ठीक है। तो आप ये संवेदना लिख सकते हैं दोनों अवस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार क्या है। व्यवहार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्यवहार क्या है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं आपको क्या करना है, वर्णन करना है विशेषताओं का, ठीक है। तो भाई क्लास को लाइक करो। आप देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। क्लास को लाइक तो आपका एक बनता है, ठीक है। लाइक करो जल्दी से। अब इसका अर्थ जानेंगे। यहाँ पे व्यवहार का अर्थ यानी किसी उद्दीपन के प्रति व्यक्ति की अनुक्रिया को व्यवहार करते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति व्यक्ति की जो अनुक्रिया रहती है उसे क्या बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण देकर कुत्ता देखकर डर जाना, शिक्षक देखकर नमस्ते करना, ठीक है। ये क्या है, व्यवहार है, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखेंगे। प्रमुख विशेषताएं उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि हर व्यवहार किसी कारण से होता है। हर व्यवहार किसी कारण से होता है। अवलोकन योग्य यानी कि व्यवहार देखा जा सकता है। मापने योग्य यानी व्यवहार को मापा जा सकता है। सीखा जाता है यानी कि अधिकांश व्यवहार अनुभव से सीखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद परिवर्तनशील यानी परिस्थिति बदलने पर व्यवहार बदलता है, ठीक है। उसके बाद उद्देश्यपूर्ण यानी हर व्यवहार का कोई ना कोई लक्ष्य रहता है। जैविक और सामाजिक यानी कि कुछ व्यवहार जन्मजात और कुछ समाज से सीखे जाते हैं। और व्यक्तिगत अंतर यानी हर व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, अलग होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल इजी और सरल भाषा में लिखे गए। आप इनको अच्छे से पढ़ें और समझें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका, पुनः प्राप्ति की अवधारणा का अर्थ एवं इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पुनः प्राप्ति की अवधारणा का अर्थ बताना है आपको, और पुनः प्राप्ति अवधारणा प्रभावित होती है वो कारकों का वर्णन करना है। किन प्रभावित होती है, कैसे प्रभावित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुनः प्राप्ति देखते हैं। पुनः प्राप्ति का अर्थ यानी दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित जानकारी को जरूरत पड़ने पर वापस याद करना पुनः प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे परीक्षा में पढ़ी हुई बात याद करना। जैसे अभी आप क्लास देख रहे हैं, कल आपकी परीक्षा है, तो परीक्षा में आप ये याद करोगे, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे कि सर ने ऐसे ऐसे बताया था, ठीक है। तो वो क्या है, पुनः प्राप्ति है। अब पुनः प्राप्ति किस तरीके से प्रभावित होती है, किन कारकों से होती है, वो आपको समझना है, ठीक है। तो पुनः प्राप्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे पहले संकेत यानी संकेत मिलने पर याददाश्त आसान होती है। जैसे किताब देखने पर पाठ याद आना, ठीक है। उसके बाद दूसरी विशेषता देखें, एनकोडिंग की गहराई यानी जितना गहरा सीखा उतनी आसान पुनः प्राप्ति होती है। आप जितना गहराई से सीखते हैं उतनी आपकी जल्दी से और आसान तरीके से पुनः प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद अभ्यास यानी बार बार दोहराने से जल्दी याद आता है। उसके बाद भावनात्मक स्थिति यानी खुश मन से याद करना आसान होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तनाव यानी अधिक तनाव में याददाश्त क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। नींद यानी अच्छी नींद से स्मृति मजबूत होती है। समय यानी कि जितना पुराना उतना याद कठिन होता है। व्यवधान यानी कि नई जानकारी पुरानी को भुलाती है, ठीक है। नई जानकारी क्या करती है, पुरानी जानकारी को भुलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रारंभिक आयु में भाषा विकास को समझाइए। यानी प्रारंभिक आयु रहती है बच्चे की शुरुआती
आयु यानी कि शुरुआत में बच्चे का जो भाषा विकास रहता है वो किस तरीके से रहता है वो आपको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे। प्रारंभिक आयु में भाषा विकास के चरण देखेंगे। जन्म से 6 वर्ष में यानी रोना, गुनगुनाना और स्वर ध्वनियाँ निकालना रहता है बच्चे का, आयु वगैरह। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा 6 से 12 माह का होता है यानी 6 से 12 माह का होता है तो बच्चा बड़बड़ाना शुरू कर देता है, बलबलाना। उसके बाद बाबा मम्मा ऐसे बोलता है। परिचित आवाज़ प्रतिक्रिया। ठीक है, परिचित आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देता है बच्चा। फिर उसके बाद 1 से 2 वर्ष का बच्चा होता है तो पहला शब्द बोलता है माँ, पापा, पानी, ऐसे एक एक शब्द करके बोलता है। एक शब्द से पूरी तरह बात कहना। ठीक है, जैसे पानी, तो मुझे पानी चाहिए, मम्मी उसे पानी पिलाएगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बच्चा आपका 2 से 3 वर्ष का होता है तो 2-3 शब्दों में के वाक्य बोलता है। माँ पानी दो, माँ खाना दो, माँ रोटी दो, ऐसे वगैरह, मम्मी रोटी दो। शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है इसमें। ठीक है, 2 से 3 वर्ष में। उसके बाद 3 से 5 वर्ष में जो बच्चे रहते हैं वो पूरे वाक्य बोलते हैं। प्रश्न पूछना है, ये क्या है, क्यों है, कहानियाँ सुनना वगैरह। ठीक है, उसके बाद 5 से 6 वर्ष का बच्चा रहता है, व्याकरण सही होने लगती है और जटिल वाक्य क्या करता है, बोलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सामाजिक अधिगम रहता है यानी कि समाज जो सीखना रहता है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो कारक यही रहता है, परिवार रहता है, यानी माता पिता का व्यवहार देखकर बच्चा क्या करता है, सीखता है। जैसे माँ को नमस्ते करते देखते बच्चा नमस्ते करना सीखता है। ठीक है, मॉडल आदर्श व्यक्ति यानी जिसे बच्चा पसंद करे उससे देखकर सीखना, यानी खिलाड़ी देखकर खेल खेलना। ठीक है, पुरस्कार और दंड यानी कि अच्छे व्यवहार पर शाबाशी मिले तो दोहराता है बच्चा और दंड मिले तो नकारता है। ध्यान यानी कि जिस पर ध्यान दें उससे ही सीखते हैं। साथी समूह यानी दोस्तों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। मीडिया यानी टीवी मोबाइल से व्यवहार सीखते हैं। विद्यालय यानी शिक्षक और सहपाठियों से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। संस्कृति यानी समाज की परंपराएं और मान्यताएं सीखने को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, समझें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन के अर्थ, प्रकृति एवं साधनों का वर्णन कीजिए। चिंतन के अर्थ और प्रकृति एवं साधनों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, सबसे पहले चिंतन का अर्थ देखते हैं। चिंतन यानी कि सोचना होता है। चिंतन का अर्थ मन में विचार करना, समस्या सुलझाना और निर्णय लेना, यही चिंतन कहलाता है। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं वो सब चिंतन ही है। तो यहाँ पे चिंतन की प्रकृति देखेंगे तो मानसिक प्रकृति यानी यह मस्तिष्क में होती है। उद्देश्यपूर्ण यानी किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सोचना होता है। प्रतीकात्मक यानी शब्द, चित्र, संकेतों से सोचना होता है। समस्या समाधान यानी कठिनाई से निकलने का रास्ता खोजना होता है। उसके बाद सृजनात्मक यानी कि नए विचार उत्पन्न करना। व्यक्तिगत यानी कि हर व्यक्ति की सोचने की जो शैली होती है वो कैसी होती है, अलग होती है। ठीक है, सोचने की जो क्षमता होती है हर व्यक्ति कैसी रहती है, अलग रहती है। यहाँ पे अब चिंतन के साधन देखें। चिंतन के साधन ही सोचने के कौन कौन से साधन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाषा, सबसे प्रमुख साधन रहता है भाषा। उसके बाद प्रतिमा चित्र यानी मन में छवि बनाकर सोचना रहता है। उसके बाद प्रत्यय यानी कि वर्गों में बांटकर सोचना। प्रतीक यानी गणित के चिन्ह, संकेत आदि से सोचना। नियम यानी कि पहले सीखे नियमों से सोचना। अनुभव यानी कि पुराने अनुभव से सोचना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिंतन के अनुकूलन और प्रतिकूलन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चिंतन के अनुकूलन और प्रतिकूल परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें चिंतन की अनुकूल परिस्थितियाँ जो सोचने में क्या करती हैं, मदद करें। ठीक है, यानी कि शांत वातावरण यानी कि शोरगुल ना हो। अच्छा स्वास्थ्य यानी स्वस्थ मन और शरीर। और पर्याप्त जानकारी यानी विषय की जानकारी होना। प्रेरणा यानी सोचने की इच्छा शक्ति। ठीक है, अच्छी नींद यानी कि थका हुआ मन ठीक से नहीं सोच पाता है। सकारात्मक सोच यानी कि खुला और जिज्ञासु मन होना चाहिए। समय यानी कि पर्याप्त समय होना चाहिए। स्वतंत्रता यानी दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद
चिंतन की प्रतिकूल परिस्थितियां जो सोचने में क्या डालती हैं, बाधा डालती हैं। ठीक है, यानी कि तनाव और चिंता, मन अशांत हो जाता है। शोरगुल यानी बाहरी शोर ध्यान भटकाता है। थकान यानी कि शारीरिक और मानसिक थकान रहती है। और भय और दबाव यानी डर में सोचना कैसा रहता है, कठिन रहता है। ठीक है, उसके बाद पूर्वाग्रह यानी पहले से बनी अवधारणाएं। और अज्ञानता यानी कि विषय की जानकारी ना होना। और बीमारी यानी कि शारीरिक अस्वस्थता यानी शरीर ठीक ना रहना। ठीक है, भूख प्यास यानी कि शारीरिक जरूरतें पूरी ना होना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छे से समझते हुए सारे क्वेश्चन को आप पढ़ना है तो आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो आप एक बार बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस करें। नोट्स में ये सारी PDF आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप नोट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। अच्छा स्कोर करना है, अच्छी तैयारी करनी है तो ठीक है, आप इन्हें नोट्स को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवधान के अर्थ और विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। अवधान का आपको अर्थ भी बताना है, विशेषता भी बतानी है और प्रकार भी बताने हैं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं 5 5 6 6 नंबर 4 4 नंबर में। ठीक है, तो अवधान का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले किसी एक वस्तु या विषय पर मन को केंद्रित करना क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। इंग्लिश में इसे अटेंशन बोलते हैं। ठीक है, किसी एक जगह आप अपने मन को स्थिर लगाते हैं यानी केंद्रित करते हैं तो वो अवधान कहलाता है। ठीक है, तो अवधान की यहाँ पे विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे। अवधान की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई हैं। तो सबसे पहले एकाग्रता यानी कि एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान लगाना, एकाग्रता। ठीक है, अवधान की पहली विशेषता चयनात्मक यानी कि अनेक चीज़ों में से एक चुनना। अनेक चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, उसमें से आप एक चुन लेते वो चयनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद समिति यानी एक साथ सब पर ध्यान नहीं दे सकते। परिवर्तनशील यानी ध्यान बदलता रहता है। उद्देश्यपूर्ण यानी किसी कारण से ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अवधान के प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे। अवधान के प्रकार यानी ऐच्छिक अवधान, जानबूझकर ध्यान लगाना, जैसे परीक्षा के लिए पढ़ना। ठीक है, अनैच्छिक अवधान, ऐच्छिक अवधान यानी कि जानबूझकर ध्यान लगाना। अभी परीक्षा के लिए आप जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इच्छा से अपनी से जानबूझकर ध्यान लगा रहे हैं इस क्लास पर। वैसे तो आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि आपका एग्जाम, इसलिए आप इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनैच्छिक अवधान वो होता है जो अपने आप ध्यान चला जाता है। उदाहरण देकर अचानक तेज आवाज़ पर ध्यान जाना। ठीक है, अभ्यासजन्य अवधान यानी कि अभ्यास से ध्यान लगाना। उदाहरण देके अनुभवी शिक्षक को शोर में भी पढ़ा पाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्चारण दोष के प्रकार एवं उच्चारण दोष के निराकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उच्चारण दोष के प्रकार एवं उच्चारण दोष के निराकार पर क्या डालना है आपको, प्रकाश डालना है। ठीक है, उच्चारण दोष के प्रकार, अकलाना। उच्चारण दोष यानी कि आप बातचीत करते हैं, जो भी आप बोलते हैं उसमें आपकी जो भी चीज़ें रहती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले अकलाना यानी कि बोलते समय रुकना या शब्द दोहराना, जैसे मामा मुझे पानी चाहिए वगैरह। ठीक है, उसके बाद तुतलाना यानी कि से को था बोलना या टे को ते बोलना। ठीक है, उदाहरण देके सेब को ते बोलना। ठीक है, ये तुतलाना होता है, बहुत तेज बोलना यानी कि इतना तेज बोलना कि समझ ना आए। उसके बाद आवाज़ दोष यानी कि बहुत धीमी या कर्कश या नाक से आवाज़ आना। ठीक है, 5वां पॉइंट देखें ध्वनि प्रतिस्थापना यानी एक ध्वनि की जगह दूसरी बोलना। उदाहरण देखें रा की जगह ला बोलना। मुक्ता यानी कि बिल्कुल ना बोल पाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके उच्चारण दोष का निराकरण देखेंगे। उच्चारण दोष का निराकरण यानी भाषा चिकित्सक में मदद लेना, भाषा चिकित्सक से मदद लेना यानी। ठीक है, यानी उच्चारण दोष, जो भी आपका उच्चारण दोष है उसका निराकरण यानी कि उपचार कराना। भाषा चिकित्सक से मदद लेना। अभ्यास यानी कि रोज़ शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। आत्मविश्वास बढ़ाने, बच्चे को डांटे नहीं, प्रोत्साहित करें। ठीक है, धीरे धीरे बोलने का अभ्यास यानी अकलाने वाले को धीमे बोलने की आदत डालें। ठीक है, धीरे धीरे बोलें। उसके बाद कविता और गीत यानी कि लय में बोलने से उच्चारण सुधरता है।
श्रवण अभ्यास यानी कि सही उच्चारण सुनकर दोहराना चाहिए। परिवार का सहयोग यानी घर में सही भाषा का वातावरण होना चाहिए। चिकित्सीय उपचार यानी कि यदि शारीरिक कारण हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुभाषा भाषी कच्चा कच्छ के लाभ समझाइए। बहुभाषा भाषी कच्चा कच्छ के आपको लाभ समझाने हैं। यहाँ पे बहुभाषा कच्चा, बहुभाषी कच्चा का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले जो बहुभाषी कच्चा होती है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, यानी कि जहाँ अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चों को एक साथ पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुभाषी कच्छ बोलते हैं। ठीक है, यानी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। ठीक है, अब बहुभाषा जो कच्छ रहता है उसके क्या लाभ हैं, बहुभाषी कच्छ के यहाँ पे लाभ देखेंगे। यानी भाषा विकास, यानी बच्चे कई भाषाएं सीखते हैं। इसमें उदाहरण देके हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखना होता है। सांस्कृतिक समझ यानी अलग अलग संस्कृतियों की समझना। सहिष्णुता यानी कि दूसरों की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना। ठीक है, उसके बाद और पॉइंट देखें इसमें। मानसिक विकास यानी अनेक भाषाएं जानने से मस्तिष्क तेज रहता है और रोजगार के अवसर मिलते हैं। यानी रोजगार के अवसर यानी कि अधिक भाषाएं जानने से नौकरियों के मौके बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता यानी विभिन्न भाषाई बच्चे मिलकर एकता सीखते हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट देखें। संप्रेषण क्षमता यानी अधिक लोगों से बात कर सकते हैं। समस्या समाधान यानी अनेक भाषाओं में सोचने से अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। आत्मविश्वास यानी कि अनेक भाषाएं जानने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट थे। तो आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। सबसे पहले तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बंटी क्लासेस चैनल को। और भी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें सभी बच्चे और बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आप बंटी क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट नोट्स ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिन्हें पढ़कर आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको नेट खोलने या यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नोट्स परचेज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नोट्स से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप नोट्स ले लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। तो ये 901 पेपर की हमने दूसरी महत्वपूर्ण क्लास कराई है। ये दूसरी क्लास आपकी मैराथन क्लास दीर्घ प्रश्न उत्तरों की। ठीक है, दीर्घ इससे पहले हम लघु क्लास कराए थे, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की क्लास कराए थे। जो पहली क्लास अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लें। लघुत्तरी वाली ये दीर्घोत्तरी वाली क्लास है। और भी इससे पहले हम कई सारी क्लास करा चुके हैं 901 पेपर की, वो भी आप देख लेना। सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, सेकेंड ईयर की क्लास देखो उसमें। ठीक है, उसमें न्यू क्लास है 2026 वाली, सभी ऑल पेपर की हम करा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी सेकंड ईयर की ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, और मैराथन आपकी रेगुलर आती रहेंगी। तो आप क्लास को लाइक करें सभी बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनको तैयारी बेहतर करनी है, पास होना है, जिनकी तैयारी बिल्कुल जीरो है तो वो नोट्स परचेज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट नोट्स एक बार में। ठीक है, उन्हें अच्छे से पढ़ें, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर देना सभी जगह। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।